हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। हिस्ट्री एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना मौर्य काल। मौर्य काल से जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पहले देखेंगे। वीडियो के अंत में इस टॉपिक से आए हुए सारे सवाल जो घटना चक्र में हैं उन सवालों का वन लाइनर फॉर्म हम देखेंगे। इस प्रकार से कम समय में हम मौर्य काल को बड़े आसानी से तैयार करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें दोनों का उल्लेख है। ऑप्शन ए नासिक प्रशस्ति गौतमीपुत्र का, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में कहा गया है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त जो है मौर्य के टाइम में उनके जो सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, राजा कौन है? अपना चंद्रगुप्त मौर्य। उनके जो राज्यपाल कौन है? पुष्यगुप्त वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए एक झील का निर्माण करवाया था। अशोक के शासनकाल में तुसाफ ने उस झील का बांध का निर्माण करवाया। ठीक है, उस झील पर जो है बांध का निर्माण करवाया था। यह बांध पहली बार शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय में टूटा था, जिसका पुनर्निर्माण उसने अतुल धन व्यय करके इसको करवाया था। याद रखना है, मतलब जो इससे हमको जो झील है सौराष्ट्र का, उस झील के बारे में हमको याद रखना है कि सबसे पहले उसको बनवाया किसने? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके जो सौराष्ट्र प्रांत के जो राज्यपाल है पुष्यगुप्त वैश्य ने, सिंचाई के लिए पश्चिमी भारत के। फिर उस झील पर बांध किसने बनाया? अशोक के शासनकाल में तुसाफ नामक व्यक्ति ने। फिर जब ये बांध टूट गया, किसके टाइम में टूट गया? शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के समय में, तो उसको उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। तो याद रखिएगा, इसीलिए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों राजाओं का वर्णन है। आगे देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए प्रिंसेप, ऑप्शन डी एच डी सांकलिया, ऑप्शन सी एस आर गोयल, ऑप्शन डी वी एन मिश्रा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, ऑप्शन ए प्रिंसेप। तो अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक प्रथम यानी डेरियस से मिली थी। याद रखना है। और इनके जो अभिलेखों को सर्वप्रथम अपना जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर तीसरा है सेलुकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? उसको किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। आप तो पता है ये। ठीक है, 350 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। दोनों राजाओं के मध्य हुए संधि के फलस्वरूप जो सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख एम्पियानामस ने किया है, जो इतिहासकार हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में भी दिए थे। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया जो कंधार है, जेड्रोसिया और जो काबुल वाला जो 4 क्षेत्र भी उनको दिया था। याद रखना है। तो सेलुकस को किसने हराया था? सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसीलिए हार के बाद सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया, 4 राज्य दिए। आगे देखते हैं, सवाल नंबर चौथा है निम्नलिखित में से किस लेख में अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है? ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, रूमनदे स्तंभ शिलालेख, मास्की का लघु शिलालेख। तो सम्राट अशोक का अशोक नाम कहाँ उल्लेखित है? अभी सबको पता है आपको। ऑप्शन डी मास्की का लघु शिलालेख। मास्की का लघु शिलालेख के अतिरिक्त गुर्जरा, निरटूर में भी अशोक का नाम का वर्णन मिलता है। इन सब अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। याद रखेंगे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5वां है मौर्यकालीन प्रशासन में
राजस्व संग्रहण का प्रधान अधिकारी कौन था? प्रशासता, सन्निधाता, समाहर्ता, प्रदेष्ट्र। तो कौन है जो राजस्व संग्रहण का कार्य करता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समाहर्ता। याद रखेंगे, जो समाहर्ता हुआ था वो आय का संग्रह करता था, राजस्व का। जो प्रदेष्ट्र है वो कमिश्नर हुआ करता था, और जो सन्निधाता है वो राजकीय कोष का अध्यक्ष हुआ करता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, और प्रशासता जो होता था वो कारागार का अध्यक्ष, जो है जेलगिरी या बंदी है उसका जो अध्यक्ष होता था, कारागार का अध्यक्ष को प्रशासता, राजकोष का अध्यक्ष को बोलते थे सन्निधाता, आय का संग्रहकर्ता कहलाता था समाहर्ता, और जो है कमिश्नर को प्रदेष्ट्री बोला जाता था। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 6वां है कि ग्रामों से भू राजस्व वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी था? गोप, रज्जुक, स्थानिक, युक्त। मतलब जो ग्रामीण इकाई है उससे जो भू राजस्व वसूलता था वो कौन था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्थानिक। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? स्थानिक। याद रखेंगे, जो स्थानिक है वो जिले और ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का कार्य इसी अधिकारी का होता था। और अगर इसके साथ में आप देखेंगे युक्त, रज्जुक के अधीन जो राजस्व अधिकारी हुआ करता था वो युक्त होता था। ये याद रखना है, जो रज्जुक के अधिक राजस्व अधिकारी होता था वो युक्त होता था। और स्थानिक क्या है? तो ये जिले और ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी, जो ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का कार्य इसी के हाथ में था। और रज्जुक क्या था? रज्जुक जो है जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था। इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया था। इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। याद रखेंगे, जनपद लेवल में था। उसके बाद जो गोप है, गोप क्या है? 10 से 15 गांवों के ऊपर एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। गोप जो है 10 से 15 गांवों के ऊपर एक अधिकारी हुआ करता था। यह जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी होता था। यह भू राजस्व संबंधी तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। ठीक है, भू राजस्व संबंधी तथ्यों को लिखने का कार्य करता था गोप। तो याद रखना, स्थानिक जो है जिले और ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी था, जो है अपना भू राजस्व वसूलने का प्रमुख अपना कार्य करता था। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 7वां है, मौर्य काल में राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय कहलाती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीता। सीता कहा जाता था। सीता, राज्य भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाले आय को सीता कहा जाता था। और भाग क्या होता था? स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय भाग कहलाता था। याद रखेंगे, स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से प्राप्त आय भाग कहलाता था। मौर्य काल में इसकी मात्रा 1/6 से 1/4 थी। याद रखना है। और बलि क्या था? बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। और वर्तनी क्या है? तो वर्तनी जो है सीमा पार करने पर जो लिया जाने वाला जो कर होता था वो वर्तनी होता था। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 8वां है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। तो ये बड़ा इजी सवाल है। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी, मौर्य वंश। याद रखेंगे, मौर्य वंश जो है, मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ऑक्सस नदी की घाटी से लेकर कावेरी की द्रोणी तक जो है अपना इसका एक छत्र जो है प्रशासन फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। याद रखना है। आगे सवाल नंबर 9वां है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए, मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डी गामा, फाहियान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन ए जो है मेगास्थनीज। याद रखना है, ऑप्शन जो है इसमें बी हो जाएगा, कोलंबस जो है नहीं आया था। मेगास्थनीज तो आया था। कोलंबस जो है अमेरिका की खोज पर निकला था। वास्को डी गामा भारत आया था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में आता है। और जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में आया था। वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज, मतलब भारत पहुंचा, भारत की खोज नहीं, भारत पहुंचा। जबकि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अतः कोलंबस जो है भारत नहीं आया था। सवाल नंबर 10वां है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? बौद्धायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने, किसने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चाणक्य ने की थी। चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का वह मंत्री था, वह बहुत ही कुटिल अपना कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण एवं उसके मार्ग निर्देशन का कार्य किया था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 11वां है,
सवाल नंबर 11 है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था? तो जैन धर्म अपना लिया था। जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने जो कर्नाटक राज्य के मैसूर में श्रावण बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है, अपना मृत्यु जो है अपना प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन जो साधु भद्रबाहु हुए, जो अपना दिगंबर संप्रदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं, जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी जैन धर्म की। तो याद रखना है, ऐसा शासक जो अपने शासन के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। और कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में संलेखना विधि से अपना मृत्यु प्राप्त किया। सवाल नंबर 12 है कि निम्न में से किस मौर्य शासक ने अपने राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक जैसा प्रवास किया? वही ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। 13वां नंबर का सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? अभी हमने देखा श्रावण बेलगोला कर्नाटक में, ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? प्रवर्तक, इनमें से कोई नहीं। संघमित्रा, मिनांडर। तो किसको भेजा था? ऑप्शन सी संघमित्रा को भेजा था। अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पीपल का वृक्ष लेकर वहां के राजा के पास भेजा था। सवाल नंबर 15 है कि चाणक्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। किस नाम से? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, गेड्रोसिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बेबीलोन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, नंद, पल्लव, गुप्त। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी याद रखेंगे, नंद वंश। नंद वंश को ही खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य वंश के। नंद वंश में 9 राजा, 9वें राजा हुए घनानंद। घनानंद की मृत्यु करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल। इनमें से कोई नहीं। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखेंगे, अशोक का उत्तराधिकारी ऑप्शन ए कुणाल था। ठीक है, ऑप्शन ए कुणाल याद रखेंगे। पुराणों और बौद्ध ग्रंथ के दिव्यादान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे, याद रखना है। तो अब सवाल नंबर 19वां है आगे हमारा। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आपको पता है, जेम्स प्रिंसेप। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है 1837 में। अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई। ठीक है, तो कौन सा इसका? ऑप्शन ए जो है बौद्ध धर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका प्रमाण भब्रू लघु स्तंभ लेख से मिलता है। भब्रू लघु स्तंभ लेख से मिलता है कि अशोक ने अपने 261 में कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 21। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह प्रियदर्शी, धर्मदेव, चक्रवर्ती। तो क्या है सही आंसर? ऑप्शन ए प्रियदर्शी याद रखेंगे, ऑप्शन ए प्रियदर्शी है। ठीक है, अशोक को के प्राय सभी अभिलेखों में उसे देव नाम प्रियम प्रियदर्शी कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। सवाल नंबर 22 है कि किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया? उदयगिरी, धौली, बालासोर, बाराबांकी। ये उड़ीसा में जो है। तो किस स्थान के निकट लड़ा गया था? ऑप्शन बी जो है धौली, याद रखेंगे, धौली के निकट लड़ा गया था कलिंग का युद्ध 261 में, याद रखेंगे 261 में कलिंग का युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य में धौली नामक स्थान के निकट में लड़ा गया। इस स्थान से दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 23 है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख किया है? अपने समकालीन, जिस तरह से वो है विशाल, उसी तरह से अपने समकालीन चोल, पांड्य, कुषाण, केरल पुत्र। ठीक है, किस का उल्लेख किया है बताइए? सवाल नंबर 23वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी याद रखेंगे, ऑप्शन सी कुषाण का।
ठीक है, ऑप्शन सी कुषाण हो जाएगा। अशोक के दूसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण में चोल, पांड्य, अपना सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, किंतु कुषाण का उल्लेख जो है अपना नहीं मिलता है, क्योंकि वो दक्षिण में नहीं थे। तो ये याद रखना है, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण का। और उसके समकालीन उसी टाइम में कौन थे, चोल, पांड्य, केरलपुत्र, याद रखेंगे। सवाल नंबर 24वां है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, पण, तोड़, काड़की, काड़नी, दिनार। तो क्या था इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है पण हो जाएगा। पण जो है सिक्का मुद्रा जो है हुआ करती थी, याद रखना है। मौर्यकालीन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पण थी। मौर्य काल में सोने के सिक्के, चांदी तथा तांबे के सिक्के बने होते थे। सोने के सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को करसापण या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। तो तांबे के सिक्के को मासक, चांदी के सिक्के को करसापण, सोने के सिक्के को निष्क, और काकड़ी भी तांबे का बना एक छोटा जो है सिक्का हुआ करता था, याद रखना है। सवाल नंबर 25 है कि निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो कौन नहीं है, अजातशत्रु, याद रखेंगे। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का जो है राजा है, पितृहंता वंश का। आगे सवाल नंबर 26वां है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त, कुणाल, ठीक है, ऑप्शन सी संप्रीति, ऑप्शन डी सालिशुक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 26वें नंबर सवाल का ऑप्शन ए, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, बृहदत्त था। पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना की 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में लिखा भी है, अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहदत्त मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण करते हुए उस समय कुचल डाला, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर आपका 27वां है कि सांची स्तंभ किसके समय में बना था, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कनिष्क। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तंभ अशोक ने बनवाया था। सांची और सारनाथ के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां जो है मंडित की गई है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 28वां है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है। ये सवाल इस साल सीजीपीएससी 2020 में प्रीलिम्स में आया था। पहला है ऑप्शन सोन और पुनपुन, ऑप्शन बी गंगा गंडक, ऑप्शन सी गंगा सोन, ऑप्शन डी सोन और गंडक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र शहर, याद रखेंगे। सवाल नंबर 29 है कि कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा से लगी हुई थी। तो सतलज, सिंधु, व्यास, चिनाब। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी व्यास। इसी समय जो है अपना सिकंदर की सेना व्यास नदी के उस पार इंतजार कर रही थी, ये वो नदी है। आगे देखते हैं कि सवाल नंबर जो 30वां है कि सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन डी कनगनहल्ली, ऑप्शन डी अजंता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कनगनहल्ली, याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। महान मौर्य शासक जो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कनगनहल्ली में पाया गया है। यह कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के किनारे में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, आपको यह भी याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं सवाल नंबर 31 है कि मौर्य के दौरान एक जिले को हार बोला जाता था, जिले का प्रमुख, राजस्व का प्रधान समन्वयक तथा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रकारों का भी प्रभारी किसे जाना जाता था। तो कौन था जो जिले में प्रमुख था, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी रज्जुक, ठीक है। अशोक ने रज्जुक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, याद रखना है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 32 है कि अशोक के कौन से शिलालेख धर्मादेश में कलिंग युद्ध की विभत्सता व्यक्त की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 13वां शिलालेख। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 33वां और अंतिम है,
मौर्य में गुप्त व्यवस्था में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो कितने प्रकारों का गुप्तचरों का वर्णन है? ऑप्शन बी, 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन मिलता है हमको। पहला है संस्था और दूसरा है संचरा। संस्था ऐसे गुप्तचर जो संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे, और संचरा इसमें भ्रमणशील गुप्तचर आते थे। कुछ ऐसे भी गुप्तचर थे जो अन्य देशों में नौकरी कर लेते थे और सूचनाएं भेजते थे, लेकिन 2 लोगों का वर्णन है, संस्था, संचरा। आगे हम देखते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए सवाल वन लाइनर फॉर्म में जो है घटना चक्र में आए थे। पहला, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये जैन अनुयायी थे। दीक्षा किससे लिए थे? भद्रबाहु से, याद रखना है। उसके बाद मुद्रा राक्षस विशाख दत्त में चंद्रगुप्त का वर्णन है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार 7वां अंग जो है क्या होता है? सुहृद यानी कि मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली की प्रिंसेप से की गई है। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो सम्राट बिंदुसार के। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सांची का स्तूप निर्माण करवाया है अशोक ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है। सहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है। अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका के अनुराधापुर से मिलता है। अशोक के ब्राह्मी लिपि का पता हमको कहाँ से मिलता है? श्रीलंका के अनुराधापुर से। अशोक का नाम उल्लेखित है प्रियदर्शी मास्की का लघु शिलालेख में। मगध का सम्राट बताया गया है उसको, अशोक को, भब्रू शिलालेख में। साथ ही गुर्जरा नेतुर में भी बताया गया है। अशोक की धार्मिक सहिष्णुता हमको पता चलती है 12वें शिलालेख से। 12वें शिलालेख से याद रखना है धार्मिक सहिष्णुता। 12वें शिलालेख से धार्मिक सहिष्णुता याद रखना है अशोक के बारे में। उसके बाद देखते हैं अशोक के समय में टालमी फिलाडेल्फियस मिस्र का राजा हुआ करता था, याद रखना है। मेगास्थनीज जो है अपना इनके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक जो है ग्रंथ लिखी है जिसमें भारतीय राजाओं को अपना 7 श्रेणी में बांटा। दास प्रथा नहीं है ऐसा उन्होंने बताया। पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। मौर्य नगर का विस्तृत वर्णन आपको इस इंडिका में देखने को मिलता है। मौर्य काल में भूमि का अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाती थी। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था के लिए 2 थे, एक धर्मस्थ्य, एक कंटक शोधन। गांवों में स्वायत्त शासी पंचायत की शुरुआत किसने की थी? मौर्यों ने। तो आशा करते हैं मौर्य पर ये MCQs का सीरीज आपको पसंद आया होगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।